नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम पुलिस कांस्टेबल का सेकंड प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करने चल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका संयुक्ताक्षर, दूसरा ऑप्शन है द्वित, तीसरा ऑप्शन है तालव्य, चौथा ऑप्शन है स्वरतंत्री। इसमें जो है जब स्वर रहित व्यंजन यानी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। यानी अब इसमें संयुक्ताक्षर होता कैसे है, यानी जैसे संयुक्ताक्षर में ये है कि आपका मान लीजिए पहला शब्द है आम। अब जिसमें आम माँ में हलंत लगा हुआ है, अब उसके बाद फिर माँ आता है या फिर इसकी जगह ता आता है या कोई भी आता है, तो ये जो है संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे मान लीजिए शब्द है, अब शब्द ये संयुक्ताक्षर है। अगर इसी की जगह क्या होता है, यानी जैसे द्वित वहाँ होता है जहाँ दो यानी उसी उच्चारण स्थान के वर्ण जो है उपस्थित होते हैं, वहाँ द्वित होता है। जैसे मान लीजिए कोई है, तो अब जैसे चच्चा, अब चच्चा में दो चा है, जानते हैं। अगर दोनों वर्ण जानते हैं कि अब एक समान रहते हैं तब द्वित्व हो गए। और उसके बाद जब तालव्य कहाँ होता है, तालव्य वहाँ होता है जहाँ पर यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है वहाँ तालव्य होता है। जैसे इसका सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इचु यसा नाम तालु। अब जैसे ई का उच्चारण स्थान तालु है, अब छोटी बड़ी दोनों का, उसके बाद चा वर्ग का पूरा, और उसके ये तालव्य सा जो है इसका और या का, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है। पहला ऑप्शन है जा, यानी अब दूसरा ऑप्शन है अड़ा, तीसरा ऑप्शन है डा, चौथा ऑप्शन है छा। अब इसमें जो जा होता है ये किस, यानी अब इसमें पंचमाक्षर, इसका एक सूत्र है पंचमाक्षर नासिका चा, जो है इसका सूत्र है यानी पंचमाक्षर नासिका। पंचमाक्षर नासिका जितने भी पांचवें वर्ण होते हैं हर वर्ग का, जैसे चाहे का वर्ग का हो, चाहे चा वर्ग का हो, चाहे टा वर्ग, जो भी वर्ग के पांचवा अक्षर होगा वो जो है नासिका से उच्चरित होता है। इसीलिए इसमें उत्तर सही है अड़ा। और उसके बाद फिर ये जो है आप जा का उच्चारण स्थान यानी आपका डा का उच्चारण स्थान फिर अगले में हम बताएंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा है व्यंजन, यहाँ भी गलत हो गया, फिर वर्णमाला, फिर ध्वनियाँ। अब उसके बाद क्या है कि जो स्वर होते हैं उनका बिना किसी सहायता से वो वर्ण उच्चरित होते हैं। वो जो है जो भी वर्ण बिना किसी सहायता के उच्चरित होते हैं, जिनको किसी सहायता की ज़रूरत नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर वर्णमाला, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, उनको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियाँ यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है हलंत, चौथा है स्वर। अब इसमें अनुस्वार जो है आपका, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार जो अयोगवाह जिसको कहा जाता है, अयोगवाह में 2 आती हैं ध्वनियाँ। अयोगवाह में 2 वर्ण होते हैं, पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। अब इनको अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार, और इनको क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। ये तो ना स्वर है ना व्यंजन है।
और उसके बाद फिर अनुनासिक है दूसरा। अनुनासिक जिनका जो है उच्चारण स्थान यानी नासिका, नासिका के द्वारा होता है, उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और फिर क्या होता है? अब इसमें पूछा क्या है? ए भी गलत है आपका, ये दूसरा भी गलत है, फिर तीसरा क्या है? यानी जिनका क्या किया जाता है? अब इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, यानी निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए, चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी अब जिसमें स्वर नहीं रहेंगे उनको अगर व्यंजन को हम कहेंगे तो हलंत कहलाते हैं। अब इसमें चौथा ऑप्शन है स्वर। अब स्वर के में क्या है? स्वर 11 होते हैं, पहले वीडियो में बताए हैं कि जैसे आपका आ। अब ये सब स्वर हैं, स्वर की संख्या 11 है, अयोगवाह की संख्या 2 है, और फिर इसमें जो उत्तर सही है हलंत। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है पा, तीसरा ऑप्शन है सा, चौथा ऑप्शन है टा। अब देखिए इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। अब पहला ऑप्शन या है, या को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, या, र, ल, वा। इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और फिर ये क्या है? पा, यानी पा का जो है ये वर्गीय व्यंजन है। पा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। अब ये जो है ये भी नहीं हुआ, ये गलत, ये गलत। उसके बाद फिर क्या इसमें पूछा है? ऊष्म व्यंजन, जिसमें अधिक ऊष्मा लगती है बोलने में, वो जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसीलिए तीसरा ऑप्शन सही हुआ, यानी ये तालव्य सा है। और इसके बाद टा, टा जो है मूर्धन्य व्यंजन है। अब इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है? अब इसमें मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अघोष वर्ण हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है। अघोष वर्ण होता है और प्लस तीनों सा। मैंने इसका सूत्र भी बताया था आप लोगों को। तीनों सा अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? यानी 13 होती है, कुल मिला के 13 होती है। अब इसका मतलब अघोष वर्ण कौन सा है? अर्थात हर वर्ग का पहला दूसरा, अर्थात का सही है आपका। ये जो है आपका किस में आता है? ये सघोष में आता है। सघोष, ये सघोष है। घा चौथा वर्ण है, इसीलिए ये भी सघोष है। उसके बाद जा, ता था, उसके बाद ये जा भी तीसरा वर्ण है, इसीलिए ये भी सघोष है, सघोष है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? अब देखिए इसमें आपका पहला ऑप्शन है क्रिया, दूसरा वर्षा, तीसरा रिपु, चौथा दृष्टि। अब देखिए क्रिया में आधा रा का प्रयोग, दंडी रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ऑप्शन गलत है। और फिर वर्षा में रेफ का प्रयोग होगा। रा का 2-3 प्रकार से प्रयोग होता है, जैसे अगर ए रा लगता है दंडी रा, और उसके बाद ऊपर लगता है तो इसको रेफ कहा जाता है, रेफ कहा जाता है। और उसके बाद रिपु, इसमें भी पूर्ण रा है, यानी रा पर छोटी की मात्रा है, ये भी ऑप्शन, ये तीनों गलत है। उसके बाद दृष्टि, दृष्टि में री का प्रयोग, री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए क्या है? ये ऑप्शन चौथा सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से शब्द में रा व्यंजन यानी रा व्यंजन नहीं है? अब इसमें देखिए रा व्यंजन, रा पे हलंत लगा हुआ है। अब इसमें जैसे है मात्र, मात्र में रा है, जानते हैं जो त्रा है ता हलंत रा से मिला, इसीलिए इसमें जो है आपका ये जो है मात्र में है। मूर्धा में आपका इसमें भी रेफ का प्रयोग अभी जो मैंने बताया। और उसके बाद क्रम में इसमें दंडी रा का प्रयोग हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत। ये भी इसमें क्या कहा है? व्यंजन नहीं है, नहीं को ध्यान देना है, क्योंकि
नहीं लोग पढ़ते नहीं हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसीलिए मातृभूमि में आपका मातृभूमि में रा का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें री का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ऑप्शन चौथा सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। अब इसमें अब का वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। हाँ, ये लाइव क्लास है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ। क ख, क्योंकि इसको बोल के उच्चारित कर सकते हैं, क ख कंठ। और उसके बाद फिर चा का क्या होता है, तालु। अब इसका सूत्र है अकुह विसर्या नाम कंठः इचु यसा नाम तालु। अब जो है फिर अगला जो है ला का क्या होता है, इसमें ये दंत होता है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन। फिर क्या होता है आपका दंत, ये दंत हुआ। अब यही सही है। और फा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ, ओष्ठ हुआ। अब ये आपका इसीलिए तीसरा ऑप्शन सही। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। अब जो है य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। पहला ऑप्शन है ऊष्म, दूसरा ऑप्शन है अंतस्थ, तीसरा ऑप्शन है स्पर्श, चौथा ऑप्शन है अयोगवा। अब इसमें ऊष्म, मैंने बताया कि ऊष्म व्यंजन जिसमें अधिक ऊष्मा लगती है, बोलते समय जिसमें अधिक यानी बोलते समय जिसमें अधिक मेहनत लगती है, ऊष्मा लगती है, वो जो है क्या होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, स ख स हा, ये चार हो गए। और इसके बाद अंतस्थ कौन से होते, इस पर क्या है कि कौन से आते हैं, फिर ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, का से लेकर माँ तक क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अयोगवाह कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इसको मैंने पहले भी बताया है। अब इसमें सही क्या है, अंतस्थ आपका यानी अंतस्थ या रा लावा। अब ये भी गलत, ये भी गलत। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। पहला ऑप्शन है धर्म धन आत्मा, दूसरा ऑप्शन है धर्मा धन तमा, और तीसरा ऑप्शन है धर्मा धन तमा, चौथा ऑप्शन है धर्म धन आत्मा। अब इसमें देखिए सही संधि विच्छेद, जिसमें देखिए अब क्योंकि ये पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि धर्म होता है, धर्म नहीं होता है, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द में संधि होती नहीं है, इसीलिए ऑप्शन गलत है। और दूसरा ऑप्शन है धर्मा धन तमा, क्योंकि धर्मा और धर्म होता है, धर्मा नहीं होता है, इसीलिए ये भी गलत है। और उसके बाद ये धर्मा धन तमा, ये भी गलत है, इसीलिए ये चौथा ऑप्शन सही है। अब ये संधि कौन सी है, ये दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि इसमें आप में म में ह्रस्व आ है, फिर यहाँ दीर्घ आ है, दोनों आ मिलकर क्या हुए, बड़ा आ हो गए। दीर्घ संधि क्या होती है कि जहाँ आ ई उ री के बाद कोई भी समान स्वर आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। एक समान स्वर रहे, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, तो वहाँ कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय, पहला शब्द है प्राचीन, दूसरा मोटा, तीसरा गरीब, चौथा और। अब देखिए निम्नलिखित में से अव्यय, अव्यय शब्द से ही क्या होता है कि अव्यय, इस शब्द से ही आपको पता करना है कि अव्यय का मतलब क्या होता है, अव्यय का अर्थ क्या होता है, जिसमें वो शब्द किसी भी प्रकार से, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे लिंग हो, किसी चीज़ से वो परिवर्तित ना हो सके तो उसको अव्यय बोलते हैं। जो प्राचीन है ये अव्यय नहीं है, क्योंकि अब प्राचीन जो है
आपका इसमें ये आपका क्या है, ये जो है विशेषण है, विशेषण है। मोटा भी आपका विशेषण ही है। ये दोनों ऑप्शन गलत हुए। गरीब भी विशेषण है। ये तीनों गुणवाचक विशेषण हैं। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ये चौथा और जो है, और चाहे जहाँ प्रयोग करेंगे और ही कहेंगे, चाहे बहुवचन के साथ, चाहे एक वचन के साथ, चाहे आप लिंग वचन कारक कहीं भी इसका प्रयोग, इसको जो है आप बदल नहीं सकते। अव्यय उसी को कहते हैं जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। इसके भेद कितने होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 4 भेद होते हैं? पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, पहला है क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। हाँ, तीसरा है आपका क्रिया विशेषण संबंध बोधक। तीसरा है आपका ये दूसरा क्या है, समुच्चय, समुच्चय बोधक। और उसके बाद चौथा है आपका, चौथा यहाँ लिख देते हैं, चौथा है क्या है, विस्मय, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक अव्यय। ये 4 होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसमें पहला ऑप्शन है उपसर्ग, दूसरा अव्यय, तीसरा सर्वनाम, चौथा कारक। अब देखिए उपसर्ग कहाँ होता है? जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे या उसमें विशेषता ला दे, उसको उपसर्ग कहते हैं। और फिर अव्यय क्या होता है? अब इसमें क्या है, प्रतिदिन, यानी सूर्य नमस्कार, जो प्रतिदिन शब्द है ये है अव्यय। उपसर्ग नहीं होगा क्योंकि शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है या उसमें विशेषता ला देता है। फिर ये अव्यय हुआ। फिर सर्वनाम, सर्वनाम क्या, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सीता के स्थान पर वह अब कोई प्रयोग कर रहा है या राम के स्थान पर वह प्रयोग कर रहा है, तो वो जो है सर्वनाम होता है। अब उसके बाद ये भी नहीं होगा कारक, कारक होते हैं। अब हिंदी में जो परसर्ग को कारक कहा जाता है, ये 8 होते हैं। अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 14 प्रश्न। अब रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु, चौथा है द्वंद्व। हिंदी में जो समासों की संख्या होती है 6। इसका भाई सूत्र है अब तक दादा, यानी अब तक दादा अगर याद कर लेंगे तो 6 समासों के नाम आपको याद हो जाएगा। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व, दा से द्विगु। ये 6 समास हैं। अब उसके बाद अब इसमें पूछा है कि रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है उसको अव्ययी भाव समास होता है। ये गलत है। और फिर उसके बाद फिर क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास संख्यावाची जहाँ कहीं द्विगु समास तहाँ होत, यानी जहाँ कहीं संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास, इसीलिए यहाँ संख्यावाची नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है, द्वंद्व, जिसमें द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद समान रहते हैं, जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है या और का विच्छेद करने पर, यानी जब उसको विग्रह करते हैं तो और आ जाता है, तब वहाँ द्वंद्व समास, ये भी नहीं होगा। इसलिए क्या है, तत्पुरुष समास है। जब तत्पुरुष समास है फिर उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। अब इसमें क्या है, बोतल में दूध, ये दूध लिखा है, बड़े की मात्रा रहेगी। अब उसके बाद यहाँ अंडरलाइन दूध रहेगा। फिर बोतल में दूध बचा है। अब देखिए, अब यहाँ पर रेखांकित पद दूध है। अब इसमें कौन सा कारक है? जैसे पहला ऑप्शन संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है, उसमें किसी
को संबोधित करके बुलाया जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है। और फिर ये नहीं होगा आपका, ये गलत ऑप्शन है। फिर क्या है कि इसमें बोतल में दूध, जहाँ किसी, अब क्या है, किसी स्थान पर यानी जो कोई आधार हो तो वहाँ क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। अब इसमें बोतल एक आधार, उसमें दूध है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। तो ये आपका उत्तर सही हुआ। और फिर संबंध क्या होता है, जैसे माता और पिता, उसके साथ जब संबंध स्थापित होता है क्या है कि भाई कि वह राम का पुत्र है, जैसे ऐसे कहा कि अब उसके साथ काके की जहाँ लगता है तो वहाँ फिर क्या होता है, संबंध कारक, ये भी गलत हुआ। कर्म कारक, कर्म कारक में भी ये भी गलत हुआ। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब इसमें सर्वनाम कौन सा है, पहला ऑप्शन है घर, आप, पहाड़, नदी। अब देखिए, अब इसमें सर्वनाम पूछा है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा है, और संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का जहाँ बोध होता है वहाँ संज्ञा होती है। अब यहाँ घर क्या है आपका, घर जो है ये संज्ञा है, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब पहाड़ भी संज्ञा है, ये भी गलत हुआ। ये पहाड़ कौन सी संज्ञा है, पहाड़ जो है ये संज्ञा है जातिवाचक, जानते हैं। अब नदी कौन सी संज्ञा है, ये भी जातिवाचक है। अब इसमें क्या हुआ, आप उत्तर सही हुआ, क्योंकि आप जो है, जैसे मान लीजिए कह दे कि मोहन जाता है, कि आप मतलब जाते हैं। अब जैसे आप उसकी जगह प्रयोग, किसी व्यक्ति की जगह प्रयोग आप हो रहा है, जैसे किसी भाई सम्मानित शब्द के लिए आप आपका प्रयोग कर रहे हैं किसी को, तो वहाँ पर क्या होगा, वो सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा की जगह प्रयोग कर रहे हैं आप, तो वहाँ आप जो है क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो आप इसमें उत्तर सही। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण है। अब आपका विशेषण बताना है। फिर पहला ऑप्शन है लंबाई, दूसरा ऑप्शन है बुढ़ापा, तीसरा समझ, चौथा शांत। अब इसमें अगर लंबा शब्द है वो विशेषण है, लेकिन जब इसमें आई प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, ये आपकी भाववाचक संज्ञा, तो गलत हो गया आपका। फिर अगला क्या है, बुढ़ापा, यानी अब इसमें भी यानी आपा प्रत्यय जुड़ा, इसीलिए क्या है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद समझ में, ये भी ऑप्शन गलत है। शांत आपका क्या है, यहाँ विशेषण है, क्योंकि एक गुणवाचक विशेषण है। शांत स्वभाव कहते हैं कि आप शांत स्वभाव के हैं, उसको प्रयोग करके देख लीजिए तो वहाँ पर विशेषण क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ये आसान नहीं है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा जो ऑप्शन दिया गया है वो जो है मिलते जुलते ऑप्शन, ये प्रीवियस ईयर में पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब शांत यहाँ उत्तर सही। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे पहला ऑप्शन क्या है, गिरना, दूसरा ऑप्शन बोलना, तीसरा ऑप्शन सुनाना, चौथा ऑप्शन कहना। अब देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया कहते किससे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ होती है जहाँ स्वयं न काम करके किसी से करवाया जाता है। अब उसमें किसी के माध्यम से करवाते हैं तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब गिरना, स्वयं गिर रहा है तो यहाँ प्रेरणार्थक नहीं होगी। अब बोलना, स्वयं बोल रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया जो है आपकी नहीं होगी। अब सुनाना, हम किसी को सुना रहे हैं यानी कोई दूसरा कार्य कर रहा है तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया सुनाना। कहना, स्वयं कह रहे हैं तो यहाँ फिर भी ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ये तो अब जो है फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, सीता सो रही थी, वाक का काल है। यानी अब क्या है कि इसमें सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, ये चार ऑप्शन है। पहला देखिए सामान्य भूत है। अब सामान्य भूत जैसे कोई सामान्य क्रिया, जैसे वह गया था, वह गया था। अब इसको कह देते हैं कि जैसे मान लीजिए वह गया था, अब वह गया था, अब कह दिए, ये सामान्य चीज़ें हैं। फिर पूर्ण भूत में राम ने रावण को मारा था, जब बहुत दिन पहले का कार्य हो रहा है वहाँ पूर्ण भूत होता है। पूर्ण भूत का मतलब बहुत पहले कार्य हो चुका है भूतकाल में, वहाँ पूर्ण होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब इसमें क्या है, संदिग्ध भूत। अब क्या हो रहा है, सीता सो रही थी,
यानी अब जो है कह रहे हैं कि अभी भूतकाल में क्रिया पूर्ण नहीं हुई। जहाँ भूतकाल में क्रिया पूर्ण नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है, यानी अपूर्ण भूत होता है। संदिग्ध भूत भी गलत है, इसीलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हुआ। फिर अगला देखते हैं, फिर चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला है 20, 17, 15, 16। अब देखिए चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद है, यह सममात्रिक छंद है। अब इसकी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, वहाँ क्या होती है, चौपाई होती है। अब ये जो है इसमें पहले में 20 ये गलत, 17 गलत, फिर 15, ये 16 आपका सही है। अब चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 4 चरण होते हैं प्रत्येक चरण में, यानी 16-16 मात्राएं होती हैं। जब इसको हम विस्तृत पढ़ाएंगे छंद, तब उसमें बताएंगे मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। अब उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती? अर्थात यहाँ पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा अनुप्रास, चौथा श्लेष। देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी वस्तु की तुलना करके सादृश्यता समानता जब तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार, इसलिए ये गलत है। अब उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए, जैसे सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान है, ऐसे कह देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। और फिर रूपक अलंकार में क्या होता है, यानी जब भेद रहित आरोप किया जाता है, जब जैसे कि भाई भेद रहित आरोप जब करेंगे वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, तो ये भी गलत है। तीसरा अनुप्रास, यानी ये वर्णों की एक से अधिक आवृत्ति अनुप्रास में ही होती है। अब यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब फिर आपका चौथा ऑप्शन देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि किसी चीज़, जैसे अनुप्रास में उदाहरण आपको हम बता दे रहे हैं। उदाहरण क्या है अनुप्रास में, जैसे मान लीजिए कोई भी उदाहरण लीजिए। अनुप्रास में अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जैसे छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। अब दूसरा है लाटानुप्रास। पहला है छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, फिर क्या है वृत्त्यानुप्रास। फिर चौथा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, छेका, लाटा, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या। अब उसके बाद आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द एक बार आ जाए उसके अर्थ जो है अनेक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब फिर यहीं पर आज आपका यही सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद। फिर अगले सेशन में मिलते हैं।